हिंट डालना इस तरह से, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जरा समझना बात को, एक बार ध्यान समझना, जो कि हम लोअर क्लास में जिस चीज को इग्नोर कर देते हैं वो चीज यहाँ पर आपको दिखेगी। होता क्या है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो जैसे मान लो दो मीडियम है यहाँ पर, ये दो मीडियम को अलग कर रहा है ये इंटरफेस, यहाँ से एक लाइट ऐसे आई, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये क्या है भाई, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल आई है, मैंने मान लिया इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये n2 है, ठीक है। अब मान लो लाइट ऐसे कुछ बैंड होगी, ठीक है, अब ऐसे ही क्यों बैंड होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। और लेट अस से दिस एंगल इज r, ये एंगल क्या है मेरे पास r है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ स्नेल्स लॉ से दैट कि भाई साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू क्या होगी हमारी, हमेशा कांस्टेंट होगी। अब यहां पर ये जो लाइट है, ये लाइट एक स्पेशल टाइप की लाइट है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट है हमने यहां पास कराई और ये कांस्टेंट निकल के आया। देखो जरा समझना बात को, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, वो डिपेंड करता है किस पर, वेवलेंथ पर। यानी अगर वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी तो एन की वैल्यू भी चेंज होगी। देखो समझ रहे हो बात को, इसका मतलब कि भाई यहां पर ये जो कांस्टेंट आ रहा है स्नेल्स लॉ में, ये कांस्टेंट नहीं है। और ये कांस्टेंट कब है, जब वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है। अगर कोई लाइट है उसके पास एक ही वेवलेंथ है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। यानी एक ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की है, जो सिंगल कलर की है। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट है या जो स्नेल्स लॉ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। तो ये जो लाइट यहां पर आ रही है ना, ये खास टाइप की लाइट है। कैसी लाइट है भाई, यह है हमारी कैसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो दिस इज मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। कैसी लाइट है ये, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है या सिंगल कलर की लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तभी तक कांस्टेंट है जब तक वेवलेंथ सिंगल है, ठीक है, या वेवलेंथ कांस्टेंट है तभी तक ये भी कांस्टेंट है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब फिर क्या बोला भाई, स्नेल भाई साहब ने बोला कि ये जो कांस्टेंट यहां पर आएगा ना, ये किसके बराबर होगा, ये होगा मेरे पास किसके बराबर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के बराबर। स्नेल्स ने क्या बोला कि ये जो यहां पर रेशियो निकल के आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये मीडियम 2 और मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होगा। अब ये कौन सा मीडियम 2 होगा, कौन सा मीडियम 1 होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं। यहां पर जब हम लिखेंगे इस तरह से, इसको क्या लिखेंगे, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या हमेशा ऐसे लिखना है, नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना। यहां पर जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे वो मीडियम होगा जहां लाइट रे जा रही है। जैसे अभी लाइट रे मीडियम 2 में जा रही है, तो यहां पर क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, जहां से लाइट आ रही है। कहां से आ रही है लाइट, मीडियम 1 से आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर कहानी उल्टी होती कि भाई कहानी इस मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होती, तो मैं यहां पर क्या लिखता, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिखता। ऑब्वियस सी बात है यहां भी वो चेंज हो जाता, यहां क्या आ जाता, साइन आर अपॉन साइन आई आ जाता, क्योंकि अगर लाइट ऐसे जाएगी यहां से यहां जाएगी तो भाई जो एंगल आर है इट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं इस तरह से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v1 अपॉन v2 लिख सकता हूं, इसी को मैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख सकता हूं। तो दिस इज अवर स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इस तरह से जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्नेल्स लॉ से कनेक्टेड होता है।
कुछ और बातें यहाँ पर, जैसे कि भाई लाइट यहीं को क्यों बैंड हुई, क्या रीजन था कि लाइट को इधर को बैंड होना पड़ा, इधर को बैंड नहीं हुई। क्या कभी इधर को भी बैंड हो सकती है, क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि जहां पर लाइट बैंड ही ना हो। अब समझेंगे जरा बात को। क्या है हमारे पास, इसको केस 1 लेके चलते हैं। ऐसे ले लो केस 1। केस 1 अगर मैं ये बोलूं कि जो मीडियम 2 है, जो N2 है, इट इज ग्रेटर देन N1, इसका मतलब क्या हो भाई कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। कुछ ऐसा केस है, मेरे पास दो मीडियम है, इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका कितना है, N1 है। अब ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मीडियम हमारा वाटर हो सकता है और उसके रिलेटिव जो डेंसर होगा वो हमारा ग्लास हो सकता है। तो ये ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्लास हमारा डेंसर है और वाटर हमारा रेयरर है। अगर मैं अब इस इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा कि लाइट रे मैंने अज्यूम किया कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, सॉरी रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये लाइट रे ऐसे आई यानी यहां से यहां आई, ये मेरे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब लाइट कहां को बेंड होगी, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो पता चलेगा यहां से। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 तो मैं क्या लिखूंगा, N2 अपॉन N1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब जो N2 अपॉन N1 है वही तो क्या है मेरा साइन I अपॉन साइन R के बराबर है, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा, ये साइन I इज ग्रेटर देन साइन R हो जाएगा। इट मीन अवर एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। इसका मतलब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता लाइट सीधे निकल जाती और ये जो एंगल बनता ये I के बराबर ही बनता, लेकिन अब जो यहाँ पर R बन रहा है वो I से छोटा है और ऐसा होने का एक ही तरीका है कि लाइट इस तरह से इधर की ओर बेंड हो। तो लाइट विल बेंड लाइक दिस, लाइट ऐसे कुछ बेंड होगी या बोल सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहां की ओर बेंड होती है, नॉर्मल की ओर बेंड होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। क्या बोला, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसका केस उल्टा हो जाए, केस 2, केस 2 देखो, केस 2 में अगर मैं ये बोलूं कि भाई इफ N2 इज लेस देन N1, अगर N2 क्या हो, लेस देन N1 हो। दोबारा से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ कि भाई ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। यहाँ से ऐसे एक लाइट आ रही है, इस इंटरफेस पर पड़ रही है और दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये मेरा एंगल I है। मुझे ये बताना है कि लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ये कंडीशन है। अगर मैं इस कंडीशन को फर्दर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1। तो N2 अपॉन N1 क्या होता है भाई, दिस इज अवर साइन I अपॉन साइन R विच इज लेस देन 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, साइन I इज लेस देन साइन R बोल सकता हूँ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई कि दिस एंगल I इज लेस देन एंगल R। देखो अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट भाई सीधे ऐसे निकल जाती इसी रास्ते में, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। अब ये एंगल I है तो ये भी I होता अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन अब जो एंगल R बना है वो I से बड़ा है। तो ऐसा होने का एक ही तरीका है कि ये लाइट ऐसे कुछ जाए और ये बनेगा मेरा एंगल R। और ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है मेरा, डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है मेरा, रेयरर मीडियम है। तो क्या बना कॉन्सेप्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी। बात समझ में आ रही यहां तक। नाउ अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर नॉर्मल इंसिडेंट हो, नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब केस थर्ड में लिखना इस तरह से, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट,
फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, यानी जो लाइट है वो अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो। ये मेरे पास इंटरफेस है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, और ये मेरे पास क्या है भाई, नॉर्मल है। ठीक है, लाइट यहां से आई, लाइट ऐसे पड़ रही है यू, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। यहां पर एंगल आई कितना है भाई, 0 डिग्री है, बिकॉज जो लाइट है वो नॉर्मल के पैरेलल है या नॉर्मल के अलोंग है, तो एंगल आई कितना है मेरा यहाँ पर, 0 है। अब मुझे बताना है कि एंगल आर कितना होगा, तो क्या करोगे भाई, अगेन स्नेल्स लॉ, क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, n/1 ये होता है, एंड इट कांट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, साइन आई इज इक्वल टू 2n1, क्या आ जाएगा यहाँ, ये साइन आर आ जाएगा, और साइन आई का मतलब क्या हुआ, साइन 0 हुआ, दिस इज इक्वल टू n/1, ये मेरे पास क्या आ गया, साइन आर आ गया। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ये कितना आया, 1n2 आया, दिस इज अवर साइन आर। अब ये 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ऐसा तभी पॉसिबल है या तो ये 0 हो या ये 0 हो, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, इट कांट बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये जो चीज यहाँ पर लिखी है ये कभी 0 नहीं हो सकती, तो 0 होने का एक ही तरीका है कि साइन आर भी कितना होगा, 0 होगा। साइन आर 0 है तो आर ने कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर जो मेरे पास एंगल आर बनेगा वो 0 बनेगा, इट मीन लाइट इसी रास्ते में सीधे ऐसे आगे निकल जाएगी। तो सवाल है, क्या यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, बताओ, क्या यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ? हमने क्या पढ़ा है बचपन से, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज ए बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो हम किसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, बताओ? क्या यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? सोचो जरा बात को, क्या रिफ्रैक्शन का मतलब हमने ये नहीं पढ़ा है कि जब लाइट बेंड होगी तब रिफ्रैक्शन होगा, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो तब होगा। यहां पर तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन वो अपने पास से बेंड नहीं हो रही है। अब बताओ फिर, तो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ? सोचने वाली बात है ना। देखो समझो, कुछ लोग बोलेंगे हुआ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन का कॉज समझो, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज होती है। यानी रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? स्पीड का चेंज होना है। अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होता। यानी जो रिफ्रैक्शन का फंडामेंटल कोर है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या है? चेंज इन स्पीड। देखो इस केस में चेंज इन स्पीड हुआ, हाँ हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। इस केस में चेंज इन स्पीड हुआ, हाँ हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अभी स्पीड बढ़ गई बिकॉज डेंसर है, रेयरर है, स्पीड बढ़ जाएगी। ये रेयरर है, ये डेंसर है, स्पीड घट जाएगी। क्या यहां पर स्पीड में चेंज आया? क्या यहां पर स्पीड में चेंज आया? आया। स्पीड में चेंज आया? आया। रिफ्रैक्शन हुआ? हाँ हुआ। अगर हम ऐसे सोचा रिफ्रैक्शन को तो रिफ्रैक्शन हुआ है भाई। अगर आप वैसे सोच के चल रहे हो कि बेंडिंग हुई या नहीं हुई तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन कहने का तरीका है कि अगर हम ये मान के चले फंडामेंटली कि भाई रिफ्रैक्शन तब होता है जब स्पीड में चेंज आता है, तो यहां पर स्पीड में चेंज आएगा। यहां स्पीड भाई v1 होगी, यहां स्पीड हमारी v2 होगी, और जो n2/n1 होगा वो v1/v2 के बराबर होगा, और स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आएगा इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी हम मान के चलेंगे फिलहाल के लिए कि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब तक कि कोई ये आर्गुमेंट ना करे कि भाई आपने तो पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, इस लेक्चर को। आई थिंक 45 मिनट का ये लेक्चर हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, इसमें दो चार चीज़ें और जो फंडामेंटल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी है, और हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। फिर हम आगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस को डिस्कस करेंगे, लेंस फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, वो आगे की बातें। लेंस मेकअप फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो आगे की बातें हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और टॉपिक में जोड़ूंगा आगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर
आपको समझ में आया होगा और फैसिनेटिंग लगा होगा और आपकी लाइफ में इसने कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।